हेलो दोस्तों, जोशीले के एक नए एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। दिस एपिसोड इज पावर्ड बाय विराज फाउंडेशन एंड foodsoul.in, जो कि एक ऑनलाइन स्टोर है। इस एपिसोड में आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग संस्था से मिलवाने वाले हैं। आप सभी ने पशुओं के अधिकार के बारे में सुना होगा, बच्चों के अधिकारों के बारे में सुना होगा, महिलाओं के अधिकारों के बारे में सुना होगा, प्रकृति के अधिकारों के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद ही आपने पुरुषों के अधिकार के बारे में सुना हो। आज हम मिलवाते हैं आपको सेव द इंडियन फैमिली, जिसका मध्य प्रदेश का चैप्टर है भाई वेलफेयर सोसाइटी, जिसके हम भोपाल कार्यालय में उपस्थित हैं। और हमारे साथ में जकी अहमद साहब हैं, जो कि उसके अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अलग जगह रखी है पुरुषों के अधिकार के बारे में। तो आज इस एपिसोड में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिलने वाली है। जकी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में। आपके सहयोगी शब्बीर जी और भाई वेलफेयर सोसाइटी से जो है गोविंद जी भी हमारे साथ में हैं। तो जकी साहब, ये बताइए, ये है क्या, मतलब ये जो सेव द इंडियन फैमिली और भाई वेलफेयर सोसाइटी, ये है क्या? भाई वेलफेयर सोसाइटी जो हमारा सेव इंडियन फैमिली है, सेव द इंडियन फैमिली, ये 2005 से इंडिया में काम कर रही है। ओके। वो पुरुषों के हित के लिए काम करने वाली एकमात्र संस्था है। ओके। जो पुरुषों के लिए काम करती है, पुरुषों के अधिकारों के संरक्षण, पुरुषों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आप लोग कार्यरत हैं जी। और जब ये इसका काम शुरू किया तो डॉक्टर स्वरूप सरकार, अमित लखानी जी, वासिफ भाई और ऋतिक बिसारिया जी, ये हमारे फाउंडर्स थे, जिन्होंने दिल्ली में ये शुरू किया और हर स्टेट में धीरे धीरे इन्होंने अपनी पहुंच बनाई। 2012 में जब मैंने महसूस किया और मैं इन लोगों से जुड़ा, तो मैं इनके काम को देख के बहुत खुश हुआ। देख के मुझे लगा कि वाकई में एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें काम होना चाहिए, क्योंकि मेरे भी बहुत आसपास मिसयूज होते देखा लॉ का। तो फिर हमने भोपाल चैप्टर 2013 में शुरू किया। हमने भाई वेलफेयर सोसाइटी भाई वेलफेयर सोसाइटी 2013 में शुरू 13 में भोपाल में हमने इसको रजिस्टर्ड कराया और तब से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश चैप्टर, जो कि हमारा एक ऑल इंडिया हेल्पलाइन नंबर है, जो पुरुषों के लिए एकमात्र हेल्पलाइन नंबर है। ओके। जो कि एक गैर राजनीतिक संस्था उसका है, एनजीओ का है, गैर सरकारी संस्था का, 8882498498 जिसका नंबर है। इसमें जकी साहब, मुझे ये बताएं आप कि ये पुरुषों के अधिकार की जरूरत क्या पड़ गई भाई? मुझे तो मतलब मेरे जैसे जो हजारों दर्शक हैं, ये हमने तो सुना नहीं। हम अगर बात करें तो पुरुषों कोई माना जाता है कि भाई अगुआ है समाज के, सोसाइटी के, तो भाई इसमें पुरुषों के अधिकार की जरूरत क्या पड़ गई? ऐसा क्या हो गया जो पुरुषों के अधिकार की जरूरत पड़ गई? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही है कि जो पुरुष प्रधान देश कहलाता था, मगर पुरुष प्रधान देश जब सालों साल महिलाओं पे अत्याचार करता रहा, ये हुआ है पहले, मगर जब समय बदला और महिलाओं के हित में नए नए कानून आए, तो जब नए कानून बने तो उसका दुरुपयोग होना शुरू हुआ। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो कानून है, वर्तमान में जो कानून है जो कि महिलाओं के पक्ष में है, उन्हीं का दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल। और उसी वजह से जो है कुछ पीड़ित पुरुष हैं, जो प्रताड़ित पुरुष हैं, उनकी आप मदद करते हैं। बिल्कुल। देखिए, हमारा एक ही चीज कहना है कि हर पुरुष अत्याचारी नहीं और हर महिला बेचारी नहीं। आज महिलाओं को जो कानून मिले हैं उसका दुरुपयोग बहुत बढ़ गया है। आज एक महिला, आज जितने भी पुलिस थाने बने हुए, महिला थाने बनवाए, ये महिला थाना ना होके ये बहु थाने हो गए। यहाँ पे सिर्फ बहुओं की सुनी जाती है, महिलाओं की नहीं। आज एक जेठानी या सास जाके किसी की कंप्लेंट करती है, उसकी नहीं सुनी जाएगी, मगर एक बहू जाके करती है, तो उसकी बात को तुरंत रजिस्टर कर दिया। तो मैं ये समझूं कि आपके पास जो केसेस आते हैं वो विवाह उपरांत के केसेस आते हैं? बिल्कुल, विवाह उपरांत के भी आते हैं और विवाह के पहले के भी आ जाते हैं। जैसा कि आजकल चलन हो गया है कि लोग रिलेशनशिप में रहते हैं और दोनों अपनी विल से रहते हैं, म्यूचुअल कंसर्न से सब चीज़ें करते हैं। उसके बाद जहाँ पे उनका ईगो क्लैश हुआ या कुछ उनके मन की नहीं हुई तो उसके ऊपर लेट अपॉइंट। नहीं, तो इसमें सर ये बताएं कि जो
सेव इंडियन फैमिली है, भाई वेलफेयर सोसाइटी है, आप लोग बेसिकली एक रोल, आपका क्या रोल है? ये सब भाई कोई पारिवारिक झगड़ा है किसी में, किसी का, उसमें आपका रोल कहाँ से आ जाता है? देखिए सर, हमने जो हेल्पलाइन नंबर दिया है, जब आदमी परेशान होता है और जब उसके पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो सुसाइड जैसा कदम उठाता है। ओहो, आज हिंदुस्तान में एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि हर 9 मिनट में एक पारिवारिक विवाद से परेशान होकर मेन सुसाइड कर रहा है। एक मिनट सर, मैं फिर से सुनना चाहूंगा। हर 2 मिनट में, 9 मिनट, हर 9 मिनट में 9 मिनट में एक मेन सुसाइड कर रहा है, ये एनसीआरबी का। हर 9 मिनट में एक पुरुष सुसाइड कर रहा है भारत में। 96,000 पर ईयर सुसाइड हो रहा अभी है। जो 2020 में एनसीआरबी का जो आंकड़ा आया है उसमें 1,08,000 पुरुष ने सुसाइड किया है। ये 1,08,000 2020 में जो आंकड़ा है, मैरिटल लाइफ में दुखी होने की वजह से, दुखी होने की वजह से। तो बहुत बड़ा फिगर है। बहुत बड़ा। जिसमें से 65,000 पुरुष तो विवाहित पुरुष होते हैं। विवाहित पुरुष यानी कि जो शादीशुदा पुरुष है वो 65,000 का आंकड़ा है एक साल में, और बाकी जो ऑल ओवर पुरुष है जिसमें और भी मेंबर्स आ जाते हैं, तो 1,08,000 पुरुषों ने सुसाइड किया है। तो ये तो क्या आप क्या सुसाइड प्रिवेंशन सेल कर नहीं, क्या कर रहे हमारी हैं? कोशिश ये है कि सर कि जिनके ऊपर लिटिगेशन आते हैं उनको हम इतना आत्मनिर्भर बना दें, इतना कमांडो बना दें कि वो किसी प्रकार से घबरा के सुसाइड जैसा कदम ना उठाए। नहीं, तो लिटिगेशन से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि लिटिगेशन से जकी साहब का मतलब ये है कि विवाह उपरांत अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या फिर अनबन होती है तो जो बहुएं हैं या महिलाएं हैं वो कानून का दुरुपयोग करते हुए पुरुषों को झूठे मुकदमों में फंसा देती हैं। उस स्थिति में जब पुरुष डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, उन्हें कोई कहीं मदद नहीं मिलती है, उस सिनेरियो में जो भाई वेलफेयर सोसाइटी है और जकी साहब हैं और उनकी जो टीम है वो काउंसलिंग करती है बिल्कुल, और परिवार को बचाने का प्रयास करती है। बिल्कुल हमारी कोशिश पूरी रहती है। देखिए, जब भी कोई पारिवारिक विवाद होता है तो 3 केस का एक पैकेज है जिसको हम पैकेज कहते हैं, वो आता है। यहाँ भी पैकेज है? बिल्कुल जी, पैकेज है। पूरा पैकेज है। पहला पैकेज होता है शादी के बाद अगर 7 साल के अंदर कोई लिटिगेशन आता है तो वो डाउरी प्रिवेंशन एक्ट के अंदर 3 और 4 धारा है, उसमें 498 है, प्रताड़ना होती है, उसका एक केस होता है। उसके साथ आता है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। उसके बाद तीसरा केस आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। हर लड़की ये चाहती है कि शादी के बाद उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाए। अगर वो किसी विवाद के चलते अलग हो गई तो कानून कहता है कि वो आपकी पत्नी है, लीगल वेटेड वाइफ है, उसका भरण पोषण की मेंटेनेंस की जवाबदारी आपकी। तो 3 केस का ये पैकेज आता है। ये 3 केस मतलब कुछ भी जरा सी कुछ अनबन हुई, कुछ हुआ, विवाद हुआ, और जैसा कि जकी साहब कह रहे हैं और उनके पास जो डेटा है उनके पास अवेलेबल है, ज्यादातर केसेस जो होते हैं वो एज अ पैकेज लगा दिए जाते हैं पुरुषों के ऊपर। एक दहेज का, दूसरा प्रताड़ना का, और तीसरा भरण पोषण का। भरण पोषण जो गुजारा भत्ता होता तो है। ये जब ये पैकेज मतलब जो 3-3 मुकदमे लग जाएंगे किसी पुरुष के ऊपर या किसी परिवार के पुरुष सदस्य के ऊपर, तो डेफिनेटली पूरी फैमिली हैरेस होती है। तो आपको कैसे पता चलता है कि या लोग आपके पास किस माध्यम से आप तक हमारा पहुंचते जो हैं? है जब विक्टिम जो आदमी प्रताड़ित होता है वो कहीं ना कहीं से सर्च करता है, और जब वो गूगल पे या कहीं पे साइट सर्च करता है तो उसको एक नंबर मिलता है मेंस हेल्पलाइन पे। तो एक ही हेल्पलाइन है जो हमारी है, वो उस पर कॉल करता है। तो आपकी जो हेल्पलाइन है 888-498-49 जो हेल्पलाइन है उसमें जैसे ही वो मध्य प्रदेश सिलेक्ट करता है 0 दबा के, तो कॉल हमारे पास आता है, हम उसकी परेशानियां सुनते हैं और उसे काउंसलिंग करते हैं कि अब आपको क्या करना है। तो आपके पास अब एक अपन उदाहरण लेते हैं जी, कि आपके पास कोई व्यक्ति आ जाता है, कोई पुरुष आ जाता है और उसने आपकी अपनी समस्या ही बताई, फिर आपका रोल उसमें क्या रहता है? देखिए सर, सबसे पहले हम उसको जो सी केस आता है उसका अगर FIR हो जाती है तो हम FIR उसकी मंगाते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, वकील उसने कर रखा है मगर वकील के लिए वो सिर्फ एक क्लाइंट है, और वकील कभी नहीं चाहते कि ये मामले खत्म हो। हम उनको बताते हैं कि अब आपकी जो लड़ाई शुरू हुई है एक पत्नी के परिवार से, दूसरी एडवोकेट से, और तीसरी कानून से। जी, बस। कानून के मिसयूज से। कानून के बस ये लड़ाई शुरू हुई। जो वर्बली एक लड़की के कह देने मात्र से ही केसेस लग जाते हैं जनरली, मतलब इसमें एक प्रावधान है कि महिला एविडेंस कहाँ से लाएगी, तो वो जो बोल रही है उसको ही सच मानती है पहली। तो 2013 में आपकी जर्नी शुरू हुई
तो 2013 से लेके आज 2022 में आपने आपके कितने मैटर आपके पास आए? सर मेरे पास 6000 से ऊपर मैटर आए हैं और कुछ मैटर्स ऐसे आए जिसमें कई लोगों को हमने सुसाइड से रोका है। जो आखिरी स्टेज पे थे फोन किया और हमें लगा कि ये सुसाइड अटैक मोड में जा रहा है तो उसको बाथरूम में लगा के रखा। और एक बार तो मुझे रात को 12 बजे से जो बात करना शुरू की तो 4 बजे तक उससे बात करके खाली उसका माइंड चेंज हो जाए। और आज भी ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मैं चाहता तो नहीं वो उस चीज़ को माने मगर वो कहते हैं कि साहब आप भगवान हैं कि आपने मुझे बचाया और ये जीवन तो आपका है। आज भी ऐसे कई बैंकर्स हैं और कई ऑफिसर हैं जो दिल जान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में उनका तो मामला सेटल हो गया कि आज जो मेरी ज़िंदगी है ये भाई वेलफेयर सोसाइटी की देन है और मैं ज़िंदगी भर आपके लिए समर्पित हूँ। इसमें मुझे जकी साहब एक चीज बताइए, जैसा मुझे आपसे समझ में आया कि जो वर्तमान कानून है उनको मिसयूज करते हुए जो झूठे मुकदमे पुरुषों के ऊपर लगा दिए जाते हैं, आपकी संस्था या आपने उन कानूनों के कुछ आपने अपील करी है कोर्ट में कि ये कानून खत्म करे जाए या मॉडिफाई की जाए? बिल्कुल सर, हमारी एक लड़ाई कानून से है। कानून को बदलने के लिए हमने जो जहाँ जहाँ कर सकते हैं हमने PIL लगाई। एक हिंदुस्तान में IRBM करके कानून आना था, वैवाहिक संबंध विवाह उपरांत सारी प्रॉपर्टी पे पत्नी का अधिकार हो जाए। उस कानून को हमने लोकसभा और राज्यसभा में पास ना हो उसके लिए एक मुहिम चलाया, उस कानून को रोका। अभी जो मैरिटल रेप की बात आ रही है उस पर हमने एक PIL लगाई हुई है। प्लस जब हमने देखा कि हमारी आवाज़ कोई सुन नहीं सकता, हम इसको बदलाव लाने के लिए लोकसभा में या राज्यसभा में ही जा पाए तो हमने लखनऊ लोकसभा हमने एक मर्द पार्टी का गठन किया। अच्छा, मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल, जिसको हमने राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर्ड करवाया। और एक मिनट सर सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो निकल के आई है कि जो जकी अहमद साहब ने और उनके जो टीम है इन्होंने मर्द पार्टी मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल इसका शॉर्ट फॉर्म है MARD मर्द, एक पॉलिटिकल पार्टी भी रजिस्टर कराई है। इसके लिए अभी रिसेंटली जो यूपी का चुनाव हुआ इसमें हमारे 4 कैंडिडेट खड़े हुए थे विधानसभा। हमने पिछले लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ बनारस से आशुतोष पांडे जी। ये बिल्कुल सही है कि हम अपनी बात रखना चाहते हैं कि हम भी परेशान हैं। हमें जीतने के लिए हम नहीं खड़े हुए थे, हम अपने मुद्दे को लेके खड़े हुए थे। और ये भी बताएं हम आपको कि हमें दोनों ही जगह 498 वोट मिले। और आज मध्य प्रदेश में हमारे गोविंद भाई जो कन्वीनर है ये अब अगला चुनाव में हम मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल मर्द पार्टी की ओर से गोविंद भाई को ही चुनाव लड़ाएंगे ताकि मध्य प्रदेश में हम बता पाए कि एक मुद्दा ऐसा है जिसपे जन जागृति लाना जरूरी। इसमें जकी साहब ये बताएं मुझे, जब इस तरह के केसेस आते हैं आप उनको मदद करते हैं तो ये जो जुडिशरी सिस्टम है और जो पुलिस महकमा है उनका आपको कितना सहयोग मिलता है? बिल्कुल नहीं सर, देखिए पुलिस में तो ये है कि पुलिस जिसकी लाठी उसकी भैंस या जिससे इम्प्रेस हो गई है, जिसका फेवर करना चाहती है उसका फेवर करती है। लेटेस्ट केस पिछले हफ्ते का जो है, एक केस में एक लड़की ने स्लीपिंग पिल खा ली जानबूझ के। वो खुद डॉक्टर है लड़की, खा के एडमिट हो गई, मेडिकल करा दिया, 164 के बयान करा दिए मजिस्ट्रेट के सामने और मामला बनवा दिया, जबकि लड़की की डेथ नहीं हुई। वो मामला सिर्फ 498 का बनना था मगर पुलिस ने में दबाव बना के 306 जिसमें डाउरी डेथ मानी है, वो अटेम्प्ट की कोशिश तो मुझे वो मामला बना दिया, जबकि ये मामला बनता ही नहीं। तो मुझे जो सरल शब्दों में दर्शकों के लिए मैं जो बात समझा हूँ वो ये कि जो वर्तमान जो व्यवस्था है, जो हमारे जुडिशरी सिस्टम है, जो हमारी पुलिस व्यवस्था है, उनका कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। ये सॉफ्ट कॉर्नर होने का इसका रीजन है एक्चुअली क्या है, पूरा लॉ उनके ही लिए बनाया गया है। आप किसी भी थाने में जाके बात करेंगे तो वो कहेंगे देखिए हमें मालूम है कि 100% महिला गलत है, लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर है, हमारी मजबूरी है कि इनकी बात सुननी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। तो ये इट इज ऑल जस्ट बिकॉज
की जो लॉ है, जी। तो आपकी फाइट जो है बेसिकली लॉ से है। लॉ से, तो तो उस कानून से जिसका मिसयूज होता है। देखिए उसमें हम इतना सा अमेंडमेंट चाहते हैं कि ऐसा कोई उसमें क्लॉज आ जाए कि अगर वो कोई महिला झूठा कोई आरोप लगाती है और ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड करे पुलिस, हमें कोई इससे इश्यूज नहीं है, न्यायालय में भी वो बात चले, लेकिन अगर वो जब फेक साबित होता है या उसको वो झूठा साबित होता है तो उसी केस में एक प्रावधान आ जाना चाहिए कि महिला को भी सेम जस्टिस वही मिलेगा जो पुरुष को मिल रहा है, यानी कि जो सजा पुरुष उसको मिली थी, सजा को जो पुरुष को सजा मिलनी थी वही सजा, उसी में प्रावधान ऐसा कुछ हो जाए। आपके पास ये इस विषय में ऑन एन एवरेज कितने केसेस आते हैं आपके पास? देखिए सर, मेरे पास मंथली बेसिस पर डे कम से कम 5 से 6 विक्टिम के कॉल आते हैं, और उसी रेशो में मंथ के हिसाब से देख लें आप। और जो भोपाल के केसेस हैं, हर मीटिंग में मेरे पास 2 या 3 लोगों का इजाफा होता है जो बढ़ते हैं। तो आप लोग जो विक्टिम आते हैं, जो आपने जैसा बताया, जो पीड़ित लोग आते हैं, उनसे कुछ फीस वगैरह भी लेते हैं? नहीं सर, देखिए हम लोग कोई फीस किसी से नहीं लेते और ना ही कि कोई एडवोकेट प्रमोशन करते हैं। हम कभी नहीं कहते, बल्कि हम उनसे कहते हैं कि आप पार्टी इन पर्सन अपना केस खुद लड़िए। कानून में ये प्रोविज़न है कि आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं, और नहीं लड़ सकते तो देखिए आपको सिर्फ एक केस लड़ना है, आप 3 साल में वकील बन सकते हैं। आप एडमिशन लीजिए, कोई एज लिमिट नहीं है, आप 70 साल में भी लाका पास कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ये तो आपकी मतलब एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है जी। दोनों तरफ, एक तरफ तो आप पीड़ित की मदद कर रहे हैं, दूसरा आप कानून को बदलवाने का प्रयास भी कर रहे हैं इसमें। अच्छा, ये जो डाइवोर्स केसेस हो जाते हैं, जिनके जो लीगली सेपरेशन हो जाता है, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल सर, देखिए हम दोनों चीज़ें करते हैं कि जिनके डाइवोर्स हो गए, तो देखिए एक बार बदनामी होने के बाद उनके रिश्ते बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो हम अपने परिवार, जो जितने भी विक्टिम हैं उसको हम अपने परिवार का मानते हैं, और हमने कम से कम 6 शादियाँ इसी परिवार में आपस में जो लोग फ्री हो गए थे वो करवाई। और जब हम देखते हैं कि एज हो रही है और लिटिगेशन ख़त्म होने के लिए तैयार नहीं है, समय लगना है, फैमिली के लिए एक एज होती है, तो हम लोगों ने भी कुछ R&D करके कुछ रास्ते ऐसे बनाए कि जिसमें मैनेज कर सके हर चीज़ों को, कि उनकी लाइफ कम से कम ख़राब ना हो। तो कुछ हम लोगों ने इस तरह के रास्ते बनाए हैं जो समय समय पर हम लोगों को एडवाइस करें। मैं आप लोगों का जो है कुछ सोशल मीडिया पेज आपका एक्सप्लोर कर रहा था, तो मुझे उसमें एक बहुत ही रोचक चीज़ दिखी, वो ये कि आप लोग एक वैलेंटाइंस डे पे आप लोगों ने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया था। तो वो क्या था, मुझे दर्शकों को बताएं। हम लोग वैलेंटाइन डे पे जिस हिसाब से आजकल पार्टियां होती हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, नाइट आउट करते हैं, उन चीज़ों को अवेयर करने की, देखिए आप एक दिन का वैलेंटाइन गिफ्ट देके या उससे फेवर लेके एंजॉय कर सकते हैं, मगर उसका आने वाला समय, वो एक दिन आपके लिए कितना भारी पड़ेगा, इस चीज़ को हम अवेयर करते हैं। तो युवा साथियों, जागरूक रहिए, वैलेंटाइन डे भी मनाइए, लेकिन जागरूक जरूर रहिए, क्योंकि जो जब कोई मुझे भी नहीं मालूम था, आज जब मैं जकी साहब से मिल रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे तो लड़कों का, पुरुषों का एक्सप्लॉयटेशन हो गया है, वो भी लीगली। और हो सकता है आपको ये हंसी की बात लगे, लेकिन जो डेटा जकी साहब के पास है, दैट सेज कि लड़कों को, पुरुषों को कानून का दुरुपयोग करते हुए जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसमें सर ये आप रीमैरिज करवा रहे हैं, आप काउंसलिंग कर रहे हैं, आप बेसिकली लीगल एड दे रहे हैं। बिल्कुल। तो भोपाल में या मध्य प्रदेश में आपके कितने सदस्य हैं इसके सक्रिय सदस्य? सक्रिय सदस्य मान के चलिए 400 के ऊपर हमारे सक्रिय सदस्य हैं। और हर साल मेंस डे 19 नवंबर को हम लोग एक प्रोग्राम भी करते हैं। मेंस डे भी होता है? इंटरनेशनल मेंस डे 19 नवंबर। मैं ऑनेस्टली मुझे नहीं मालूम था कि इंटरनेशनल मेंस डे भी होता है। सर फिर से बता दें, इंटरनेशनल 19 नवंबर को मेंस डे होता है, और हम बहुत ही व्यापक पैमाने पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। आपको मेंस का कलर पता? जी, जैसे अभी रिसेंटली 8 मार्च को हमने वुमेन्स डे मनाया। हाँ। बहुत सारा धूमधाम का होता है, आपने देखा कि उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं, फ्री, कभी ट्रेवल्स फ्री हो जाता है, बहुत सारी चीज करते हैं, लेकिन पुरुषों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था है?
पुरुषों को शायद इवन उन लोगों को मालूम तक नहीं है कि कब मनाया जाता है। नहीं, मैं ईमानदारी से एक्सेप्ट करूंगा कि मुझे ये भी नहीं मालूम था कि इंटरनेशनल मेंस डे होता है। आज पता चला कि वो 9 नवंबर को होता है। 19 सॉरी, देखो अभी 19 नवंबर को होता है ब्लू कलर रहता है और उसका ब्लू कलर होता है। मेंस का जो कलर होता है, जैसे जैसे आपने देखा महिलाओं का होगा। पिंक कलर होता है, वैसे पुरुषों के लिए ब्लू कलर। तो हम ये मैं जानना चाहूंगा कि ये जितना आपने हेल्प करी है, ये जो आप तो लोकसभा और राज्यसभा में कुछ प्रस्ताव भी आपने दिए हैं, इवन आपने पॉलिटिकल पार्टी भी फॉर्म कर ली है। मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं विगत 15 सालों से, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा है? नहीं सर, देखिए हम लोग कई बार अप्रोच करते हैं, मगर हमने कई बार ज्ञापन दिए हैं राज्यपाल से लेकर सीएम साहब तक को, गृह मंत्री को, मगर हमेशा यही है कि बहुत हल्के में लिया जाता है। उनको ये कहा जाता है कि अब पत्नी प्रताड़ित हो। हमारा कहना है कि सर हम पत्नी प्रताड़ित नहीं है, हम उस कानून के प्रताड़ित हैं। और देखिए हमारे प्रयास कहा जाए या मेंस राइट्स जितने भी मूवमेंट है वो है, उसकी वजह से ही आज ये है। पहले ये होता था 10 साल पहले कि लड़की ने कंप्लेंट करी तो पूरा परिवार अंदर हो जाता था। आज ये हो गया कि पहले काउंसलिंग होगी, अच्छा, और उसके बाद अच्छा, मतलब अगर कोई कंप्लेन लॉन्च होती है तो वो पहले काउंसलिंग में जाता काउंसलिंग में है। तो ये आप लोगों के प्रयास से ही हुआ। जो जी, अखिलेश कुमार का जजमेंट आया वो भी हमारे ही ग्रुप का बंदा था। ये 2014 में अखिलेश कुमार का बिहार का जजमेंट आया, उसके बाद से ये चेंज हुआ कि अब गिरफ्तारी इसमें नहीं होगी। पहले तो ये था घरेलू हिंसा में किसी का भी नाम लिखा दिया, आदमी अरेस्ट कर दिया था। सोमनाथ भारती के तो कुत्ते का भी नाम लिखा दिया गया था। मुझे इसमें एक चीज बताइए, हम लिव इन के बारे में बहुत सुनते हैं, पढ़ते हैं। आप लोगों का ये जो लिव इन से रिलेटेड में क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या इसमें लिव इन में भी केसेस आते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत केसेस आते हैं। आज ये नए लड़के जो हैं ये सालों लिव इन में रहते हैं, पूरा एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएशन, और बाद में जब वापस पहुंचते हैं तो जब घर से उनकी परमिशन नहीं मिलती और फिर कोई भी एक दिल से प्यार कर बैठता है तो वो दूसरा उस पर एप्लीकेशन लगा देता है और फिर वो आदमी परेशान रहता है। नहीं तो आप अभी तक जहाँ तक मुझे मालूम है लिव इन इज लीगल नाउ। जो लिव इन है वो लीगल है भारत में। आपकी क्या ओपिनियन है? क्या लोगों को लिव इन में जाना चाहिए या एक प्रॉपर मैरिज करना चाहिए? बिल्कुल सर, अब मेरे ख्याल से आगे आने वाला समय अगर यही परिस्थितियां रही और कानून में सुधार नहीं हुआ तो हिंदुओं में विवाह रुक जाएंगे। आदमी इतना डरा हुआ रहेगा कि वो विवाह की जो परंपरा चली आ रही उसको खत्म करेगा और वो लिव इन में रहना चाहेगा। जैसे यूरोप में रहते हैं, 50 साल तक साथ में रहेंगे और जब उनको लगेगा कि अब शादी कर लेना चाहिए तो फिर 50-55 में वो शादी करेंगे और बच्चे भी सिंगल पेरेंट की तरह रहेंगे। ये चीज़ें आएंगी, अगर ये सुधार नहीं हुआ तो पूरी विवाह व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इसमें मुझे एक चीज बताएं कि कन्विक्शन का जो हम लोग देखते हैं, बहुत केसेस आते हैं जिसमें मॉलेस्टेशन के केसेस लगा देते हैं या दुष्कृत्य के केसेस लगा देते हैं, और भी जो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उसमें कन्विक्शन का परसेंटेज कितना है? देखिए सर, कन्विक्शन का रेट सिर्फ 2% है और वो 2% भी तब है जब 304B यानी डाउरी डेथ जाए, अदरवाइज हरेसमेंट साबित नहीं हो पाता। और इसमें देखिए जितने भी लिटिगेशंस आते हैं इसमें से 95% केसेस जो हैं वो सेटलमेंट में खत्म होते हैं। सेटलमेंट भी ऐसे है कि उनने कहा अब क्या करना है, तो उनने कहा 20 लाख दे दो और मामला खत्म हो, तो वो म्यूचुअल डाइवोर्स लेके अपनी अपनी ज़िंदगी जीते हैं। ये एक बहुत अच्छा, मैंने इसमें एक लिखा था कि ये जो डाइवोर्स मैरिज है और डाइवोर्स सिस्टम है, इसमें 10,000 करोड़ का बिजनेस हो रहा है। ओहो, मतलब ये इंडस्ट्री ग्रोथ हो गया, इंडस्ट्री पूरी हो गई। मतलब this has got a financial perspective also। 10,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है। जकी साहब कैसे है बताएं? देखिए सर, एक आदमी, जैसे मैं भोपाल की बात करूं, भोपाल में या मध्य प्रदेश में 50,000 केस लगे, हर केस में मेंटेनेंस दिया जा रहा है। जी जी। मेंटेनेंस के हिसाब से एलुमनी तय होती है और इसके बाद लीगल फीस। आज स्थिति ये है कि जो बड़े लोग हैं या डरते हैं वो अगर एंटीसेप्टिव बेल जिसमें जरूरत नहीं है मगर वो चाहते हैं कि
एंटीसेप्टिक करा लें। तो जब वो एंटीसेप्टिक बेल लेने जाते हैं तो आज हमारे भोपाल में लोग 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक सिर्फ एंटीसेप्टिक बेल कराने की फीस चार्ज कर रहे हैं। मतलब वो फाइनेंशियली भी परिवार टूटता है, बिल्कुल। फाइनेंशियली भी स्ट्रेन आता है जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं। सर, इसमें जो आपकी जो हेल्पलाइन है, दर्शकों को कुछ हेल्पलाइन के बारे में बताएं। ये जो हेल्पलाइन क्या है और कैसे काम करती है और उसका नंबर क्या है, वो थोड़ा बताएं। देखिए, जो हेल्पलाइन है ये 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग हेल्प करते हैं। हेल्पलाइन नंबर है, ये पूरे नेशनल लेवल के एक ही हेल्पलाइन है, 8882498498। ये 498 एक्चुअली दहेज की धारा भी होती है। अच्छा। तो हमारा नंबर ही ऐसा सिलेक्टिव है कि बहुत आसानी से याद हो जाए, 8882498498। तो कोई बंदा जैसे अगर उनको जब पता चलता है कि एक मेंस हेल्पलाइन भी है और वो सभी जगह अपने प्रयास करके थक जाता है तो वो हमें कॉल करता है। फिर वो हमारा कॉल IVR के थ्रू जैसे वो MP सिलेक्शन लेता है, वही मेरा केस MP में, भोपाल में या कहीं पर भी है, तो वो हमारे पास जकी अहमद साहब के पास में और जो अदर काउंसलर्स है वहाँ ट्रांसफर होता है। तो पहले कॉल आने के बाद में जो भी अपनी बात बताता है, हम पूरी बात उसकी शांति से सुनते हैं पहले, और सुनकर उसको जो प्राइमरी जो हम उसको एडवाइस कर सकते हैं कि भाई आप कूल रहें और अपने पूरे केस की स्टडी आप करें और या पूरा पेपर आप लेकर आएँ और घबराएं बिल्कुल भी नहीं। पहले पूरे केस को हम समझते हैं, जब वो पेपर लेके आता है। संडे के दिन हमारी मीटिंग होती है। मीटिंग भी होती है? हाँ, संडे एक वीकली फिजिकल मीटिंग होती है। जो ये पूरे साल भर मीटिंग होती है? साल भर होती है, Every Sunday। तो ये आपकी जो भाई वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग कहाँ होती है? चिनार पार्क है यहाँ पे, रेड क्रॉस के पास MP नगर में। अच्छा। वहाँ पे हम लोग 2 बजे से 4 बजे तक रहते हैं। किस दिन? संडे। हर संडे। हर संडे। तो अगर किसी को लीगल एड चाहिए है, हेल्प चाहिए है, तो दे कैन कनेक्ट विद द कॉल सेंटर नंबर, सेंट्रलाइज कॉल सेंटर नंबर 8882498498। और साथ में संडे को हर हफ्ते 2 से चिनार पार्क भोपाल में 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में इनकी मीटिंग भी होती है, वहाँ भी जा सकते हैं। मुझे जकी साहब ये बताइए कि जब आपके पास कोई आता है व्यक्ति कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं परेशान हूँ, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये जेन्युइन केस है? ये उसकी जेन्युइननेस कैसे पता लगाते हैं आप? देखिए सर, जब वो आता है और जब पूरी कहानी सुनाता है, देखिए अब हम लोग का अनुभव इतना हो गया है और सामने वाला अपने पक्ष, अपने साक्ष्य भी रखता है हमारे सामने। देखिए आजकल कॉल रिकॉर्डिंग इतनी आसान हो गई है, दूसरी चीज़ें इतनी आसान हो गई, तो वो सब चीज़ें हमें बताता है और उनकी रिकॉर्डिंग सुनाता है। तब हमें यकीन हो जाता है कि कौन गलत। देखिए जो रिकॉर्डिंग होती है वो पर्सनल होती है, हम उसको सार्वजनिक नहीं करते, और वो जब हमें सुनाता है तो हमें यकीन हो जाता है कि बंदा सही है। आप क्या जो पीड़ित है, जो मदद मांगने आया है, आप उनके साथ पुलिस थाने और कोर्ट भी जाते हैं? देखिए हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमें ना जाना पड़े, जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ फिर हमें आगे आके उनका सपोर्ट करना है। देखिए क्या होता है कि हम उनको सारी चीज़ों से समझा दिया जाता है कि पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, कोर्ट में क्या कार्रवाई होना है। उनको सैंपल भी दिखा देते हैं कि आपको सिर्फ इन कागजों पर दस्तखत करना है और किसको क्या सर्विस चार्जेस देनी है। अच्छा, मतलब आप उनको पूरा गाइड करके देते हैं कि किस में कितना, ताकि वो कहीं भी परेशान ना हो। प्लस कोर्ट में चूंकि हम लोगों ने इतने हमारे टीम मेंबर्स हैं जो एडवोकेट बन गए हैं और जो प्रैक्टिस करते हैं, उनको हम लोगों ने कह रखा है कि अगर हमारा बंदा कोई पहुंचता है तो इसको आप वहाँ भी मदद करेंगे और वो भी फ्री कॉस्ट। और अगर जैसे किसी बंदे का कोई केस होता है, वो कोर्ट में होता है, तो हमारे ग्रुप में एक मैसेज छोड़ता है, जो भी बंदा फ्री होता है उसके मॉरल सपोर्ट के लिए वहाँ पहुँचता है। जैसे कोई बाहर से आता है, जैसे बाहर से कोई डर आया रहता है कि हमारे साथ क्या होगा घटना में, तो यहाँ सब सपोर्ट के कई सारी इंक्वायरी होती है। जैसे एक लखनऊ से केस आया है, कोई उसका आज पेशी है भोपाल में, वो बहुत डिप्रेशन में है कि मैं बाहर से आया हूँ, सफर करके आया हूँ, यहाँ मेरा कोई सपोर्टिंग नहीं है, क्या होना, तो वो हेल्प ले सकता है हमसे। वो ग्रुप में मैसेज डालता है, तो कोई भी बंदा जो फ्री है तो वहाँ पे एक उसको सपोर्ट के लिए पहुँचता है, तो एक तरह से उसको टीम का फायदा भी मिलता है और सभी जगह इस तरह से लोग जुड़ते हैं। आज भोपाल में सर USA से, UK से, सिडनी से, कनाडा से, दुबई से लोग आके अपने केसेस फाइट कर रहे हैं। ओके। और उसमें आप उनकी मदद कर रहे हैं? बिल्कुल मदद। हम तो उनको स्कूटर, गाड़ी से लेकर कार तक प्रोवाइड कराते हैं कि अगर लोकल आपको घूमना है तो हम आपको देते हैं, और हमसे लेने में वो संकोच करते हैं तो हम उनको रेंट पे भी दिलवाते हैं। प्लस हमारे वॉलंटियर्स उनके साथ रहते हैं ताकि उनको डर ये ना रहे कि वो अकेले हैं।
और सर इसके साथ ही जैसे हम लोग पार्क में मीटिंग करते हैं, जैसे बाहर के बंदे जी, वो जी। जुड़ना चाहते हैं तो हम लोग गूगल मीट करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, मंथली या वीकली जो भी होती तो है। वो सब आप जो बाहर है, के लोगों के लिए हम हाँ, Zoom meeting वो तो वो आपका वो आप सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट जी, हो जाते जी, हैं, जी। व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाते हैं। और हमारे पेज भी हैं, जैसे फेसबुक पे जाएंगे तो भाई पेज है, भाई भोपाल के नाम से पेज है, सोसाइटी के नाम से पेज है फेसबुक पे, और ट्विटर ट्विटर पे पे भी है, है, इंस्टाग्राम पे भी है। भाई भोपाल से हम लोग हमसे हैं। जुड़ने से उन लोगों को एक फायदा ये होता है कि जो भी लेटेस्ट जजमेंट होते हैं पूरे इंडिया के, जी जी। क्योंकि हम लोग पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो जजमेंट हमारे पास आते हैं, वो हम उन लोगों से शेयर करते हैं। तो कई बार जब हमारे साथी एडवोकेट से बात करके वो जजमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ के सीनियर एडवोकेट ने एक बार कहा कि यार आपने इतने जजमेंट दे दिए कि मुझे एक साल तक पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसा भी होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई वेलफेयर सोसाइटी, जकी अहमद साहब, उनकी टीम, शब्बीर जी, गोविंद जी, ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। समझना हमको ये होगा कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, समाज कुछ आगे बढ़ाने चलाने के लिए दोनों पहियों की जरूरत है। सिर्फ जो सवाल ये है कि कोई कानून का मिसयूज करते हुए जो है वो किसी को परेशान ना करे। और अगर कोई इस तरीके से परेशानी में आ जाता है तो दे कैन कनेक्ट एनी टाइम 24 हार्स, इनकी जो हेल्पलाइन है उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इनकी भाई वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम है, जिसमें इनके लॉयर्स हैं, इनकी इन हाउस कमिटी है जो पीड़ित को गाइड करती है। और जकी साहब, हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहें तो आप। बिल्कुल सर, बस मैं सब जितने भी अगर कोई विक्टिम बनता है तो उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आपके साथ भाई खड़े हुए हैं, आप हमें एक बार कॉल करें, हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ इनजस्टिस नहीं होने देंगे। बस थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट। जी जी। आपके आज के इंटरव्यू में मैं एक और विशेष चीज़ बताना चाहूँगा। एक देश में एक ऐसी बहुत विभत्स घटना घटी है अभी फिलहाल में, जो मेंस के अगेंस्ट हुआ है, उसका जिक्र मैं करना बहुत ज़रूरी समझूंगा। रोहतक में अभी एक घटना घटी है, जैसे कि आपने निर्भया कांड सुना था। निर्भया कांड में जैसे एक महिला के साथ में गलत व्यवहार किया गया था, उनके पार्ट में कुछ, तो इसी तरह रोहतक में अभी एक घटना घटी है जिसमें एक पुरुष के साथ उसकी पत्नी और उनके परिवार ने उनको बंधक बनाकर उनके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची और डंडे से मतलब प्रहार किया है, जिसमें आज भी वो बहुत क्रिटिकल स्टेज पे है, बहुत पेनफुल है। और उसके लिए लड़ाई वहाँ की टीम हमारी लड़ रही है और उस आवाज़ को उठा रही है। और हालांकि ये आवाज़ देखा जाए तो मेन स्ट्रीम मीडिया में आना चाहिए था, जैसे कि आना चाहिए था, लेकिन वो आ नहीं रहा है। जैसे कि निर्भया कांड था, उसको पूरे देश ने, लोगों ने मोमबत्ती जलाया, प्रदर्शन किए, लोगों ने बहुत सारे मांग करी कि न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, लेकिन पुरुषों के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है। मैं ये इसका जिक्र सिर्फ करना चाह रहा था ताकि आप इसको भी समाज के सामने ला के दें कि पुरुषों के साथ इतना गंदा चीज़ भी हो रहा है जिसके लिए भी आवाज़ नहीं उठाई। पीड़ित तो नो डाउट दोनों तरफ से है। बस हमको ये ध्यान रखना है एज अ सोसाइटी, अगर हम एक सभ्य सोसाइटी कहलाना चाहेंगे तो इनजस्टिस किसी के साथ ना हो। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाई वेलफेयर सोसाइटी, जकी साहब, शब्बीर जी, गोविंद जी को उन्होंने टाइम दिया, और हमारे दर्शकों को उन्होंने बहुत ही रोचक तरीके से बताया पुरुषों के अधिकार के बारे में। और अगर आप में से कोई कनेक्ट करना चाहता है तो भाई वेलफेयर सोसाइटी से कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर से एक बार फिर। थैंक यू।